हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ भस्त्रिका प्राणायाम को लेकर। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और कपालभाति का वीडियो चैनल पे जा चुका है, तो आप उससे पहले ज़रूर देख लें, उसके बाद ही आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। और भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए अब आते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो एक ऐसा प्राणायाम है जिसको हमें रिदमिक यानी कि लयबद्ध तरीके से सांसें छोड़ना और सांसों को लेना होता है। इसमें जब हम इस प्राणायाम को कर रहे होते हैं तो हमारे फेस पे किसी भी प्रकार के कोई भाव नहीं आने चाहिए। हमें फेशियल एक्सप्रेशन को बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना, यानी कि इस तरीके से ऐसे नहीं करना है। आपके फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स रहेंगी। और हमारी बैठने की स्थिति कैसे होती है? हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बेहतर है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पद्मासन में ही बैठना है, अगर बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आप अगर अपने शरीर की स्थिति के अनुसार अगर आप बेड पे बैठ के करते हैं तो बेड पे कर सकते हैं, चेयर में बैठ के करना चाहते हैं तो चेयर में बैठ के कीजिए। अगर आप वॉल का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो वॉल का सपोर्ट लीजिए, पैरों को सामने फैलाकर आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। लेकिन सो कर इस अभ्यास को या लेट कर इस अभ्यास को नहीं करेंगे, ठीक है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका स्पाइन, कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए, बाकी आप अपने पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स मोड में रखें। मैं आपको एक बार अभ्यास करके दिखा देती हूँ। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, ठीक है। आँखों को कोमलता से, इसमें कुंभक भी लगेगा तो ध्यान से आपको देखना है क्या क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखेंगे, आँखें कोमलता से बंद। मैंने अभी अर्ध पद्मासन लगा रखा है। आँखों को कोमलता से बंद करेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखें, शरीर के भार को मूलाधार पर व्यवस्थित करें। अब चेहरे की मांसपेशियों को एकदम रिलैक्स रखना है। फोर्सफुली इनहेल एंड फोर्सफुली एक्सेल। रिदमिक ब्रीदिंग रहेगी, लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और छोड़ना है, यानी कि जितनी लंबी आपकी सांस लेने में समय होगा उतना ही लंबा समय आपका छोड़ने में होगा। तो रिदमिक ब्रीदिंग होगी। इसमें बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग नहीं होती है क्योंकि ये शॉर्ट ब्रेथ होता है और हमें जल्दी जल्दी फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सेल करना होता है। 20 से 25 रेपिटेशन करेंगे। एक बार गहरी लंबी सांस भरें, सांस छोड़ें। चलिए स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स, धीरे से वापस। समझ में आया आपको मैंने क्या किया? दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखा। अब रिदमिक ब्रीदिंग लेनी है। गहरी लंबी सांसें नहीं होगी। यहाँ पे शॉर्ट ब्रेथ होता है, जैसे हम कपालभाति में होता है लगभग वैसे ही होता है। लेकिन कपालभाति में क्या होता है, हमारा जो इनहेल होता है वो पैसिव होता है, और भस्त्रिका में दोनों ही एक्टिव है। इनहेल भी एक्टिव है और एक्सेल भी एक्टिव है, दोनों ही एक्टिव है। सांस लेते हुए पेट बाहर जा रहा है और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर आ रहा है। झटके से हम सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सेल और लयबद्ध तरीके से। ऐसे नहीं कि सांस हम बहुत लंबी खींच रहे हैं और सांस छोड़ा जब हमने तो एकदम से झटके से छोड़ा, नहीं, दोनों ही एक ही स्पीड में जा रहा है। सांस ले भी स्पीड से रहे और छोड़ भी स्पीड से रहे, सेम स्पीड में, ठीक है। तो ये तो था ब्रीदिंग का पैटर्न। अब जब हम लास्ट स्ट्रोक जब हम करते हैं, यानी कि जितना भी आप 20 कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं, इनिशियली आपको 25 रेपिटेशन काफ़ी है, उसके बाद आप रिलैक्स करें। 25 रेपिटेशन करने के बाद जो 25वां स्ट्रोक मेरा होता है उसको कंप्लीट एक्सेल, फिर राइट हैंड की प्रणव मुद्रा, ये आपको ध्यान से सुनना है। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनानी है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट से गहरी लंबी, आपने 25वां एक्सेल किया कंप्लीट। अब प्रणव मुद्रा बनाइए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट से गहरी लंबी सांस भरें,
नाक को बंद करेंगे, सांस भरने के बाद सांस को पेट में ही रखना है, कुंभक, क्योंकि प्राणायाम है कुंभक है, सांस को रोकना है। और चिन लॉक लगाइए। यहाँ पे आपका मूल बंद भी लगेगा और जालंधर बंद भी। उद्यान बंद नहीं लगेगा क्योंकि आपने पेट में सांस भरी हुई है तो पेट बाहर फूला हुआ है। यहाँ पे सिर्फ दो बंद, कौन कौन से, मूल बंद और उद्यान बंद, ये चिन लॉक एंड होल्ड। कितनी देर होल्ड करना है? यथाशक्ति। शुरुआत में जितना आप होल्ड कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपको रेशियो के साथ इसमें जाना है। फिर वापस आए धीरे से, गहरी लंबी सांस। सांस तो आपने अंदर भरी रखी थी, अब आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे छोड़ना है, एकदम से नहीं छोड़ना है, नियंत्रण के साथ धीरे धीरे आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़नी है। ये एक राउंड हुआ भस्त्रिका प्राणायाम का, ठीक है। ऐसे ही आपको एक दिन में 3 राउंड करने हैं, ध्यान रखने हैं। 3 राउंड से, इनिशियली 3 राउंड से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब इसके लाभ जानते हैं कि लाभ क्या है भस्त्रिका प्राणायाम के। भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत सारे लाभ हैं, एक लाभ नहीं कई लाभ हैं। ये हमारे रक्त को शुद्ध करता है, जैसे कपालभाति करता है, जैसे नाड़ी शोधन करता है। सारे प्राणायाम ऐसे हैं जो हमारे रक्त को शुद्ध करता है, हमारे रक्त में जितनी भी अशुद्धियां हैं उसको दूर करता है। ब्लड को ऑक्सीजनेटेड, यानी कि हमारे रक्त का ऑक्सीकरण बढ़ाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा। जब भी हम भस्त्रिका प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, यानी कि पूरी जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे दूर रहेगा। और इसके अलावा वात, पित्त और कफ, तीनों ही दोषों को बैलेंस करता है भस्त्रिका प्राणायाम। इसीलिए ये बहुत ही सुंदर प्राणायाम माना गया है कि आप इसको दिन में 3 बार भी करेंगे तो 3 बारी से ही आपका वात, पित्त और कफ बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन नियमित अभ्यास करना ज़रूरी है। इसके अलावा साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, जितने भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है उनको भस्त्रिका प्राणायाम दूर करता है। हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को दूर करता है, और जब शरीर में विषैले पदार्थ नहीं होंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां भी नहीं आएंगी। तनाव को कम करता है, अवसाद के रोगियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, ज़रूर करना चाहिए। और किसी को एंजाइटी होती है उनके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है, करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं, शायद मेरे को याद नहीं इतना आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको अभ्यास को करना शुरू करेंगे तो आपको फील होगा कि वाकई बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। इसके अलावा जो लोग ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित है, या जिनको जो अस्थमैटिक इशू है, वो लोग भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, लेकिन वो किसी के सानिध्य में, कोई अगर गुरु है उनके पास, कोई योग गुरु है, योगा टीचर है, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, उनके सामने बैठ के करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनको रिदमिक ब्रीदिंग लेने में बहुत बार उनको अनईजी फील होता है, अटैक जैसी स्थिति बनने लगती है उनको, तो बेटर है कि वो किसी के सानिध्य में रह के करें। लेकिन रेस्पिरेटरी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, ये हमारे लंग्स के कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो इसीलिए ये जितने भी ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमैटिक इशू वाले, जिनको भी अस्थमा का इशू है या साइनोसाइटिस का जिनको इशू है, उन लोगों के लिए प्राणायाम सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी के सानिध्य में करें। ये क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम रैपिडली हमें सांस लेते और छोड़ते हैं, तो इसमें कई बार ऐसे होता है कि उनको एकदम से अनईजी फील होता है और बिल्कुल इंसान लेट जाता है। तो बेटर है कि आप किसी के सानिध्य में इस अभ्यास को करें। फ़ायदेमंद है, लेकिन किसी के अंडरटेकन में ही आप इस अभ्यास को करें। कोई आपका अगर ऐसे आपके आसपास कोई गुरु है जिनके पास आप जाके इस अभ्यास को कर सकते हैं तो ज़रूर करें, ये फ़ायदा ज़रूर देगा। और अगर नहीं है तो प्लीज़ अवॉइड करें, उससे बेटर है कि आप कपालभाति का अभ्यास करें, वो आपके लिए फ़ायदा देगा। ठीक है, अब हम आते हैं किसको नहीं करना चाहिए। जिनको हृदय से संबंधित समस्याएं हैं, जिनका उच्च रक्तचाप है और जिनको गैस्ट्रिक अल्सर है, वो लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे। मिर्गी के दौरे जिनको पड़ते हैं वो लोग इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे। और जैसे जिनको चक्कर आने जैसी स्थिति होती है वो लोग भी इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे। तो जब भी अगर आपको भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए कभी भी आपको ऐसे फील होता है कि आपको उल्टी जैसी आ रही, हालांकि और टाइम आपको नहीं ऐसे फील होता है, आप बिल्कुल फिट हैं, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम जैसे ही आपने शुरू किया आपको चक्कर आने जैसी स्थिति हुई, आपको हल्का सा हैवीनेस फील हुआ या आपको उल्टी आने जैसा फील हुआ, इसका मतलब आपका अभ्यास गलत जा रहा है। तुरंत आप अभ्यास को रोक दें और शवासन में लेट जाएं, तुरंत रोकना है। बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें क्या ही होगा,
सांस ही तो ले रहे हैं, नहीं, वो सांस सिर्फ हो सकता है फिर आपके शरीर में कुछ वो और भी चीज़ें गड़बड़ कर दे, तो बेटर है आप तुरंत अभ्यास को रोक दें और शवासन में लेट जाएं। ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक समय है कि किस समय हम कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम को। भस्त्रिका प्राणायाम का सबसे अच्छा समय है मॉर्निंग में, सुबह अगर आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, क्योंकि सुबह ठंडा भी होता है, सुबह इस अभ्यास को तापमान भी थोड़ा कम होता है। गर्मियों में स्पेशली वैसे तो भस्त्रिका प्राणायाम को बोला है कि अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है, तो ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। लेकिन होता क्या है, गर्मियों में इस अभ्यास को इसलिए अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि हमारे शरीर में तापमान को एकदम से बढ़ा देता है, इसीलिए हार्ट ब्लड प्रेशर हाई जिनका रहता है उनको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, हार्ट के जो पेशेंट है इसलिए उनको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। तो क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास एसी, कूलर, पंखा कुछ है, कूलर के सामने तो कूलर में तो बहुत तेज़ हवा होती है, लेकिन अगर एसी वैसी कुछ चल रहा है तो उसके साथ आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि आपके पास वो सब सुविधाएं नहीं हैं और बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बेटर है कि आप इस अभ्यास को अवॉइड करें। गर्मियों में फिर इसको अवॉइड करने के लिए बोला गया है। अगर किसी दिन मौसम ठीक है तो आप ज़रूर इसका अभ्यास करें। जब आप इसका अभ्यास करते हैं उसके बाद आपको शीतली या शीतकारी का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, वो आपके शरीर के तापमान को नियंत्रण में लाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो मेरे को ऐसी जगह से देख रहा है जहाँ का मौसम बहुत ठंडा है, जहाँ पे बर्फ़बारी होती है या जहाँ का मौसम ठंडा है, वो लोग भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जोश में भस्त्रिका प्राणायाम को बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इनिशियली 3 आवृत्तियाँ काफ़ी है, जैसे कि मैंने अभी एक आपको करके दिखाया, ऐसे ही 2 आप और कर सकते हैं। उसके बाद आप तुरंत भस्त्रिका प्राणायाम को विराम दे दें, क्योंकि अगर आपने जोश में इसको ज़्यादा किया तो फिर एकदम से ये तुरंत आपके शरीर से टॉक्सिन को एलिमिनेट करना शुरू करेगा, तो वो उसका जो टॉक्सिन को बाहर भेजने का तरीका होगा वो बहुत ही विग्रस होगा। हो सकता है आपके चेहरे पर वो कुछ फुंसियाँ, फोड़े ला दें, आपके शरीर में कुछ एलर्जी पैदा कर दे, स्किन एलर्जी पैदा कर दे, आपको लूज़ मोशन हो जाए या एकदम से फीवर चढ़ जाए। तो ये फिर उसका अलग तरीका होता है टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालने का। तो ऐसे भी नहीं करना है कि हम बीमार हो जाएं, तो बेटर है कि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको अभ्यास करें। ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।